नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो जो लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि निवेश करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए पहला कदम, ये योर मनी आपको समझाता है। तो आप आ सकते हैं योर मनी में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कई तरीके हैं इस शो में शामिल होने के। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग है हमारा। फेसबुक ट्विटर पर जाइए CBC आवाज के हैंडल पर और अपने सवाल वहां पर लिख भेजिए। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 7052220000। तो इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और क्वेरीज लेंगे। उससे पहले आज बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू की, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट एक्चुअल में हमारे फंड की परफॉर्मेंस कैसी है वो पता लगती है NAV से, और हर NAV के बेसिस पे हम रिटर्न कमा पाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। तो बेसिकली नेट एसेट वैल्यू होती क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हेमंत जी बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या होती है ये टर्म जिसे हम NAV के तौर पे आमतौर पे ज्यादा जानते हैं। जी दीपाली, देखिए जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नेट एसेट वैल्यू, जिसको पॉपुलरली हम NAV कहते हैं, वो है क्या। NAV बेसिकली दर्शाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पर यूनिट, उसकी रियल वैल्यू क्या है। देखिए होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी जब स्कीम लॉन्च होती है तो उसमें हजारों लाखों इन्वेस्टर निवेश करते हैं, और जो पैसा जो इकट्ठा होता है जिसको हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो जो भी मैंडेट फंड मैनेजर का होता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें या तो इक्विटी या फिर डेट में इन्वेस्ट करें या फिर हाइब्रिड में इन्वेस्ट करें, अपने मैंडेट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब आप फंड मैनेजर के कुछ खर्चे होते हैं वो भी कंसीडर करने पड़ते हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो एसेट्स, मतलब अगर हम बात करें फंड की, तो एसेट्स होती है उनकी जो होल्डिंग्स है फंड के अंदर, या फिर जो मान लीजिए रिसीवेबल्स हैं, जैसे फंड ने कुछ अगर बिक्री किया, उसका पैसा अगर जब तक आता है तो वो रिसीवेबल बोलते हैं, तो वो एसेट्स है। होता क्या है कि NAV आपको बताता है कि अगर आज की तारीख में अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं म्यूचुअल फंड से तो उसकी सही मायने में वैल्यू क्या है, या जब आप मॉनिटर करते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिटर्न है। तो मान लीजिए आपने 10 रुपए की NAV पे इन्वेस्ट किया और आज अगर NAV 12 रुपए है तो आपको बताती है कि आपको 20% का रिटर्न मिला। तो उस लिहाज से NAV बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे मैंने कहा, एसेट्स यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मार्क टू मार्केट किया जाता है हर बिजनेस डे पे। तो NAV कैलकुलेशन होती है हर बिजनेस डे के एंड ऑफ द डे पे, जो भी उस दिन के प्राइसेस होते हैं उसको लिया जाता है। तो वो एसेट्स हो गई। उसमें से जो खर्चे हैं, जैसे फंड मैनेजर की जो मैनेजर्स की मैनेजमेंट फीस हो गई, या मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर चार्जेस को जो पैसे देते हैं, वो उनमें से उसको रिड्यूस किया जाता है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट से। यानी अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको यूनिट्स मिली 1000 यूनिट मिली। उस हिसाब से जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं हर दिन ये चेंज होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो ये एक फॉर्मूला है। और जो एक्सपेंसेस की जैसे मैंने बात की, सेबी ने एक फॉर्मूला, एक पूरा डिफाइन किया हुआ है कि टोटल एक्सपेंस रेशो जो AUM के हिसाब से, जैसे जैसे AUM बढ़ता है वो TER जो है वो कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कितना भी चाहे वो चार्ज कर ले। सेबी का जो मैंडेट है, सेबी की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस है। उसमें ये भी कहा जाता है कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है पूरी इंडस्ट्री में। हर फंड को एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। सिक्योरिटीज की जो वैल्यूएशंस हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, या और जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं, उनके वैल्यूएशन के नॉर्म भी सेबी बनाता है। तो एक तरीके से आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि किसी भी इन्वेस्टर को ये बताता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसकी आज ट्रू वैल्यू क्या है। और उस पर आप इसलिए डिपेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि सेबी रेगुलेशन के हिसाब से सभी फंड मैनेजर एक ही फॉर्मूला लगाते हैं और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस। चलिए, तो NAV क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे अफेक्ट करती है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को, और कैसे आप कैलकुलेट करते हैं अपने रिटर्न्स को बेसिस ऑफ NAV, ये तमाम बातें आपको हेमंत जी ने बताई हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवालों को ले लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ रवि कुमार अरोड़ा फोन लाइन पर मौजूद है नई दिल्ली से। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है।
Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for taking my question. मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। हाँ जी, आपकी ऑडियो मिल रही है, अपना सवाल बताइए। मैम एक्चुअली मैं ना हर महीने 25,000 रुपए की SIP करता हूँ। जी। टू चेक माय पोर्टफोलियो कि वो सही है या उनको कुछ हम चेंज कर सकते हैं? तो आपका पोर्टफोलियो जो है ये आप कब से, पहली बात बताइए, आप कब से इन फंड्स में पैसे डाल रहे हैं? कितना टाइम हो चुका है इस पोर्टफोलियो को? मैम ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गया है। ओके, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। और आपका गोल क्या है 15 इयर्स में? डॉटर की शादी के लिए 1 करोड़, करेक्ट? एग्जैक्टली मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो पहले तो फंड्स बता देते हैं हेमंत जी। इनके पास एक्सिस का ब्लू चिप है, एक्सिस फोकस 25 है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिरर एसेट लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF है। इन सभी में ये 2,000 से लेकर 5,000 के SIP कर रहे हैं। टोटल SIP अमाउंट है 25,000 के आसपास का, और फिलहाल इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 4 लाख के आसपास की है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ बदलाव करने हैं क्या, और दूसरा क्या ये अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे इस SIP से इन 15 ईयर्स? अजीत पहले आई थिंक शुरुआत करते हैं, इनका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। इन्होंने कहा कि कुल मिला के इनका जो टाइम होराइजन है करीब 15 साल का है, 25,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इतने लंबे समय के लिए और जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है इक्विटी का, वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और बिल्कुल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रास्ते में है। और अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 15 साल जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है, तो 12% अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का ये पोर्टफोलियो जो कॉर्पस है बना पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। इनका शायद एक इन्वेस्टमेंट जो है वो शायद सिल्वर ETF में है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर थोड़ा सा पैसा आप डालते भी हो तो वो उसका जो बेसिक पर्पस है एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटर्न में स्टेबिलिटी लाने से वो कहीं सॉल्व नहीं होता है। तो शायद उनको सोचना चाहिए कि वो उस फंड को ड्रॉप करें, वो पैसा किसी और फंड में लगा दें। ओवरऑल मैं कहूंगा इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। 2 फंड की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस 25। ये दोनों फंड ने पिछले 1 साल से थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन शायद उनको भी अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों फंड जो है इनके पोर्टफोलियो काफी अच्छे हैं, ये दोनों ही कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। और जैसे अगर हम एक्सिस फोकस की बात करें तो जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें 65% इन्वेस्टमेंट है। उसमें से जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो पोर्टफोलियो क्वालिटी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती है। मुझे लगता है लॉन्ग रन में ये दोनों के दोनों फंड में पोटेंशियल है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करते रहें कि वहां से उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो पोर्टफोलियो बना के रखिए। एक ETF जो है सिल्वर का ETF, उसके बारे में सोचिए। बट जैसा मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो अपना गोल अचीव करेंगे। साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि इनके पास समय है, अगर उनका कोई और गोल है चाहे तो कुछ पैसा यहाँ से वहां एलोकेट कर दें, तो और भी जो गोल्स होंगे उनको भी अब पूरा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक नहीं, आप 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे। रही बात आपके फंड्स सही हैं, अच्छे फंड्स का आपने चुनाव किया है, थोड़े से चेंजेस आपको बताए गए हैं, बता दिए हैं हेमंत जी ने, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बट स्टे इन्वेस्टेड और रिव्यू लेते रहे अपने पोर्टफोलियो पर टाइम टू टाइम। सनी जैन अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है जिसमें मैंने सारे फंड्स अपने मेंशन किए हैं। इक्विटी के अलावा मेरा मेन इन्वेस्टमेंट जो है सुकन्या समृद्धि में है 25,000 रुपये महीना, और PPF में 12,500 रुपये महीना है। टोटल मेरा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 1,55,000 रुपये के आसपास है। और मैं चाहता हूं कि मेरे एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाए। जो मेरा एग्जिस्टिंग आज की तारीख में पोर्टफोलियो का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 27 लाख है, जिसमें से 24 लाख मैम मैंने ELSS में 4 साल SIP के द्वारा एक्यूमुलेट किया है। बट अभी मैंने ELSS को डिसकंटिन्यू किया है क्योंकि मेरा टाइम होराइजन जो है 15 से 20 साल का है। तो मैंने ELSS से बेटर ये योर मनी शो देखते देखते ही मैम मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ उसके कारण मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। तो एक मेरा पहला सवाल है कि मैम मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए,
और सेकंड एक मेरा सवाल है मैम, एनपीएस को लेकर है कि एनपीएस और अगर कोई मतलब जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग भी है तो एनपीएस जिसका होराइजन 15-20 साल हो उसके लिए एनपीएस मैटर करता है या नहीं करता मैम? ओके, तो मैं एक एक करके एक बार आपसे दोबारा से पूछ लेती हूँ आपका क्या आप जानना चाहते हैं। पहली चीज तो ये, आप 1,17,000 के एसआईपी कर रहे हैं, करेक्ट है ये? करेक्ट मैम, करेक्ट। और आप कब से कर रहे हैं ये एसआईपी? मैम ये एसआईपी का अमाउंट मैं तकरीबन 6 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ मैम। तो 6 महीने में आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बता रहे हैं आप अभी? 26 मैम लाख? उससे पहले मैम ये नहीं 6 महीने में तो 1,17,500 की है। उससे पहले जो मेरी एसआईपी थी वो 50,000 के आसपास थी। 4 साल के आसपास का पीरियड था जिसमें मेरा मेन इन्वेस्टमेंट एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और आदित्य बिरला सनलाइट टैक्स रिलीफ में था। तो उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू आज की तारीख में 24 लाख रुपए उसकी तो है अभी मैम। तो ठीक है, तो यानी अब ठीक है, क्लियर है, यानी आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स थी उसे मिलाकर आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 26 लाख प्लस है। अब आप एक तो Right, ma'am. ईटीएफ पे जानना चाहते हैं कि गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा ये, आपके पास ऑलमोस्ट जो डिटेल्स आपने हमें भेजी हैं 12 फंड्स है आपके पास, जिसमें आप 2,000 से लेकर 13,500 की एसआईपी कर रहे हैं। सनी, ऐसा ही है आपकी ये जो पोर्टफोलियो है 12 फंड्स का ही है? बिल्कुल मैम, करेक्ट 12 फंड्स का है मैम। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम सारे कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट में रहें, बट क्योंकि मेरा टाइम होराइजन 15 से 20 साल का है तो मैं एक एक्सपर्ट रिव्यू चाहता हूं कि एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट। ओके, चलिए तो पूछ लेते हैं अब आपके सवाल। एक तो हेमंत जी, पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, इनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट, और कैटेगरी ऑफ फंड्स के अलावा भी इन्वेस्टमेंट वेरिएशन भी है। 2,000 से लेकर 13,500 के एसआईपी इन 12 फंड्स में डाल रहे हैं। फंड्स काफ़ी सारे हैं जिसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज मिड कैप, इमर्जिंग ब्लू चिप, तो थोड़ा डुप्लीकेशन भी है फंड्स का। बट एनी विच वेज, पहले तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, और दूसरा ये कि 15 to 20 इयर्स के टाइम होराइजन के साथ पोर्टफोलियो में क्या ये एक ईटीएफ भी ऐड कर सकते हैं या नहीं, क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, आई थिंक बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर हम नंबर ऑफ फंड्स की बात करें तो शायद डेफिनेटली थोड़ा सा स्कोप है कि उसको थोड़ा कंसोलिडेट करें। होता क्या है कि जब आप इतना बड़ी रकम हर महीने जब इन्वेस्ट कर रहे हो और लंबा समय हो आपका, तो इट मेक सेंस कि आप डिफरेंट तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने 2 स्मॉल कैप फंड है, इनके पास 2 मिड कैप फंड है, 3 लार्ज एंड मिड कैप है, एक मल्टी कैप है, लार्ज कैप। तो कैटेगरी वाइज तो आई थिंक उन्होंने अच्छी बात की है कि एटलीस्ट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। पर जैसा मैंने कहा, स्कोप है डेफिनेटली 2 या 3 फंड कम करके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। और जैसा आपने भी कहा कि जो इन्वेस्टमेंट की रेंज है वो 2,000-3,000 से बढ़ के ज्यादा रकम भी बनती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही होगा। पहले मैं बता दूं कि जैसे उन्होंने कहा कि गोल्ड ईटीएफ पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सही, जैसे मैंने पहले भी सिल्वर ईटीएफ के लिए कहा था कि अगर आप थोड़ा सा पैसा उसमें लगाते भी हैं तो वो कोई पर्पस सर्व करेगा, तो उसको अवॉइड करें। इन्होंने ये भी कहा था कि पहले सेक्टर और थीमेटिक फंड में वो इन्वेस्ट करें कि नहीं। अगेन, जब आप एक ऐसे निवेशक को बहुत ज्यादा एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं, मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो सेक्टर थीमेटिक फंड सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाएगा। ये बात सही है कि उनमें कुछ, अगर आपकी टाइमिंग सही हो, सिलेक्शन सही हो, वो आपकी रिटर्न बेटर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका फोकस वहां से जाके वॉलेटिलिटी की तरफ चला जाए, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस एक डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन हो सकती है जब समय आपका 15 साल हो। मेरा सिर्फ उससे प्रॉब्लम वही है कि जो आप कॉर्पस एक्यूमुलेट करते हो उसमें 40% में आपको कंपल्सरी जो है वो एन्युटी लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स आपको आज एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय पे आपको चाहिए वो नहीं मिलती है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो फंड है जो चेंज करें, जैसे मेरा ही लार्ज कैप है इनके पास, तो चाहे तो वो निपॉन लार्ज कैप को देखें, मुझे लगता है वो बेहतर फंड है। मेरा ही इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है इनके पास, और साथ में और भी 2, जैसा मैंने कहा, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है। तो जो क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें अगर ये पैसा आप डाल दें, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे का फंड अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप कंसोलिडेट करें, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कोप है
कुछ फंड आप अपने पोर्टफोलियो में कम कर सकते हैं, बट ब्रॉडली मुझे लगता है वो राइट ट्रैक पे है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये होगा, जब आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी। आपको अपने लक्ष्य पे और अपने टाइम होराइजन पे फोकस करना है। अगर आप उसको कंटिन्यू करें तो काफी अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। और क्योंकि आपके पास समय है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोशिश कीजिए कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको थोड़ा बढ़ाते जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर साल जब आपकी इनकम बढ़े तो उससे कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप करें। तो आपको जवाब मिला है सनी, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है। ऑल्दो थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए 12 फंड्स आप रखें। तो पंकज जी, हेमंत जी ने आपको बताया है गोल्ड ETF आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। थोड़े से चेंजेस आप कीजिए, जैसे कि मेरे लार्ज कैप, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप, इनसे आप निकल सकते हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में फंड आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, आदित्य बिरला, सन लाइफ, टैक्स रिलीफ, ये कुछ नए फंड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अगर चेंजेस करेंगे तो। बाकी आपका पोर्टफोलियो सही है और 15 to 20 इयर्स के टाइम होराइजन के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमेशा इंक्रीज करते रहने चाहिए जैसे ही इनकम इंक्रीज हो। वो बातें भी आपको हेमंत जी ने बताई हैं। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेरीज लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगली कॉलर से कनेक्ट करते हैं। MK सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, ठीक है। बस आपका ही योर मनी मैं रोज देखता हूँ, जिसको देखने के बाद ही मैं कुछ शुरू किया हूँ शेयर और इक्विटी और म्यूचुअल फंड में। तो मेरे को लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस रेगुलर चाहता हूँ, कैसे हो पाएगा। सिंह साहब शुक्रिया योर मनी देखने के लिए, और आपको एडवाइस करने के लिए ही ये शो हम लेकर आए हैं ताकि आपकी और आप जैसे बाकी इन्वेस्टर्स की मदद कर सकें। तो बताइए क्या सवाल है आपका। रेगुलर मिल नहीं पाता है, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मिलता है, ये तो रेगुलर मिल नहीं पाता है। ठीक है मैडम, सवाल यही है कि मैंने इधर कुछ 2 साल पहले से SIP मैंने आपके एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद से शुरू किया हूँ। तो मैंने अपना फंड का डिटेल भेजा हूँ मैडम। तो मेरा फंड के डिटेल के हिसाब से देखा जाए कि ये मैं कंटिन्यू करूँ या इसमें कुछ चेंजेज करूँ। और दूसरा, आज ही मैं 2 और फंड में इन्वेस्ट किया हूँ जो मैं नहीं भेज सका। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, ये 2 और इसमें एडिशन आज से किया हूँ 5000 ईच। ये आपने SIP ऐड की है? SIP ऐड की है। ओके। तो अब मेरे को इसमें एक्सपर्ट बता पाए कि मेरा सही है चेंज करना। ठीक है, तो आपके पास अभी जो डिटेल्स हमारे पास हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 फंड्स तो थे, 2 और आपने ऐड कर लिए, तो अब टोटल 12 फंड हो गए हैं। तो हेमंत जी मैं क्विकली फंड्स बता दूं इनके। तो मेरे ऐसा लार्ज कैप, कैरोरोबो को ब्लू चिप इक्विटी, ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम इक्विटी, ICICI प्रू मल्टी एसेट, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, और 2 फंड्स जो उन्होंने नए ऐड किए हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है कोटक का स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। तो यानी टोटल SIP अब इनकी 60,000 रुपये महीने की हो गई है। 10 इयर्स का होराइजन लेकर ये चल रहे हैं, 2 करोड़ का टारगेट है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस इनको करने हैं या फिर नहीं, और दूसरा इनका गोल क्या हासिल हो पाएगा इस इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये क्या अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हम जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो 10 साल या उससे ज्यादा आपका टाइम होराइजन हो, तो हम एक सेफली एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि 12% का अगर आप रिटर्न मान के चले। इनकी जो सिंह साहब की जो भी SIP का अमाउंट है वो 50,000 है, अभी आज ही उन्होंने 10,000 से बढ़ाया है। तो इनका जो टारगेट है 2 करोड़ का, अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 50,000 के हिसाब से बताता हूँ, तो ये करीब 1 करोड़ 40 लाख तक का कॉर्पस उससे बना पाते। तो पूरा करने के लिए उनको 25,000 की और SIP करने की जरूरत है। अच्छी बात यह कि उन्होंने आज उसमें से 10,000 की SIP जो है शुरू कर दी। अगर ये बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडिशनली नहीं कर सकते हैं, तो या तो अपना ये टाइम होराइजन अगर 2 या 3 साल बढ़ा दें, 10 से 12 साल कर दें, और क्योंकि उन्होंने 10,000 से ऑलरेडी बढ़ा दिया है तब भी अपना ये टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो 2 अल्टरनेटिव है इनके पास कि 15,000 से अपनी SIP और बढ़ाएं, या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 2 साल अगर ये अपना टाइम होराइजन बढ़ाएं 10 से 12 साल,
तो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फंड थोड़े ज्यादा है, फिर से मुझे लगता है कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंजेस भी अगर करें तो बेहतर है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो मेरा लार्ज कैप है उसकी जगह में अगर वो निप्पॉन लार्ज कैप ले, और एसबीआई का जो ईएसजी फंड है उसकी जगह एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, और एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन, हालांकि मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा करेंगे आगे जाके, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड या कोई भी लार्ज एंड मिड कैप अगर आप फंड का कंपोजिशन देखें तो आप देखेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में वहां पे काफी अच्छा हेल्दी एक्सपोजर आपको ऑलरेडी मिलता है। तो जरूरत नहीं है कि आप उसी सेक्टर में जाके और एक सेक्टर फंड खरीदें। तो मुझे लगता है उसकी जगह में आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में अगर ये करें तो कुछ चेंजेस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और जैसा मैंने कहा कि या तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाइए 15,000 हो, या तो फिर 2 साल से टाइम होराइजन बढ़ाइए। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं इतने समय तक, आपका टारगेट जरूरी पूरा होगा। लेकिन अगेन जैसा हमने पहले भी कहा कि जो भी फंड्स आपके पास हैं उसको थोड़ा मॉनिटर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 3 या 6 महीने में आप पोर्टफोलियो बदलाव करेंगे। समय दीजिए कम से कम 4 से 6 क्वार्टर का। उससे पहले अगर आप फंड को बदलना चाहें, वो भी जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो, तो मॉनिटर कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, आप अपने लक्ष्य तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपके पहले गोल की अगर बात करें तो 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 75,000 की एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे, या फिर 10 ईयर्स की जगह 11 to 12 ईयर्स का होराइजन रख लीजिए तो भी आपका गोल हासिल हो जाएगा। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो आपने काफ़ी डाइवर्सिफाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। आप कुछ फंड से निकल सकते हैं जिसमें मेरे एसेट का लार्ज कैप है, एसबीआई मैग्नम इक्विटी है, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, और साथ ही कुछ नए फंड्स आप ऐड भी कर सकते हैं अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो, जो नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बाकी अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। हर साल या फिर हर थोड़े टाइम के बाद आप रिव्यू ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पर। रही बात कॉल ना कनेक्ट होने की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसीलिए हैं ताकि कॉल कनेक्ट ना हो तो आप अपने सवाल हमें भेज दें, तो आप फेसबुक, ट्विटर पर जाकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए अब हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो हेमंत जी की चॉइसेस के साथ। तो बताइए हेमंत जी, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मुझे लगता है कैटेगरी डेफिनेटली हर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और अगर मिड कैप में देखें तो हमने कहा है कि आप कोटक इमर्जिंग को आप देख सकते हैं, और फिर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड, और चौथा है पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड है इसका अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका जो एक्सपोजर होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, हमेशा थोड़ा सा बायस रखिए लार्ज कैप में। और ये चारों के चारों फंड है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इससे आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं दूसरे फंड में तो इन फंड्स को आप शामिल करने का कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। ये फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं जो आप नोट कर सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस बताने के लिए, और व्यूअर्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ योमनी में तो इतना ही। खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।